हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और उसमें भी हम जो खास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले जान लें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहा जाता है इनको। प्रतिस्थापन जैसे कि नाम से ही, सब्स्टिट्यूशन जैसे कि नाम से ही आपको पता पड़ रहा है कि रिप्लेसमेंट होता है। एक ग्रुप की जगह दूसरा ग्रुप या एक एटम की जगह दूसरा एटम अगर किसी मॉलिक्यूल में आके जुड़े तो उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। In substitution reactions, one substituent is replaced by another group or substituent. प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में किसी एक प्रतिस्थापित या किसी एक समूह का प्रतिस्थापन किसी दूसरे समूह के या दूसरे प्रतिस्थापित के द्वारा होता है, जिससे हमें एक प्रतिस्थापित उत्पाद मिलता है। और आप देख सकते हैं कि जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का लिया गया है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का लिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो ये देखिए नाभिक स्नेही जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है, यानी ये अटैकिंग रिएजेंट है, आक्रमणकारी अभिकर्मक है ये। और ये मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिस पर नया बंध बनेगा और पुराना बंध टूटेगा। ये देखिए ये पुराना बंध टूट रहा है, इसको हमने Lg लिखा हुआ है। Lg यानी लीविंग ग्रुप, निष्कासित होने वाला समूह। तो निष्कासित होने वाला समूह जब इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाता है तो उसको न्यूक्लियोफ्यूज कहा जाता है। ये एक नया टर्म होगा जो आप पढ़ रहे होंगे, और ये जो टर्म है वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आने वाले सालों में आपके काम में आएगा। स्पेशली जब आप जैम और नेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब ये जो वर्ड है आपके काम आएगा। और अभी अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको आंसर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इंप्रेशन अच्छा बनेगा। तो ये जो आक्रमणकारी जो अभिकर्मक है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन धनी है, वो तो न्यूक्लियोफाइल हुआ। और ये भी इलेक्ट्रॉन धनी है या बाहर निष्कासित होने वाला नाभिक स्नेही है तो सही, लेकिन क्योंकि ये यहाँ से टूटकर निकल रहा है और पहले बंधित था, यहाँ बॉन्डेड था और अब निकल के आ गया है, तो इसको न्यूक्लियोफाइल न कह के जो बेटर टर्म है, बेहतर जो शब्दावली इसके लिए है वो है न्यूक्लियोफ्यूज। तो इसको आप अपने नोट्स में शामिल करें और ध्यान रखें, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, मुश्किल नहीं आएगी। चलिए देखें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। मुख्यतः न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। 3 प्रकार की जो ये अभिक्रियाओं की क्रियाविधि है हम आगे से आगे पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज SN। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को SN के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। SN के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर S जो है वो सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, और N जो है वो नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। These reactions are shown by those carbon atoms which are bonded to some electron withdrawing or electron attracting atoms or groups, due to which the carbon atom becomes electron deficient. देखिए ये अभिक्रियाएं उन कार्बन एटम या उन सबस्ट्रेट के द्वारा या उन मॉलिक्यूल्स के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें किया जाता है जिसमें जो कार्बन एटम होता है वो किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला या इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले एटम्स या समूह यदि कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं तो ऐसे यौगिकों के द्वारा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि इस प्रकार के जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी या इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले समूह जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ, ऐसे में द कार्बन एटम्स
कार्बन एटम बिकम्स मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखिए कार्बन के साथ कोई अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी तो आएगी, और जो आकर्षित करने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला, उसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी कार्बन पर आ गई। अगर इस ऐसी कोई सिचुएशन है तो ऐसे में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आसानी से होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही यानी किसी ऐसे अटैकिंग रिएजेंट का आक्रमण जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है और वो इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र को ढूंढ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केंद्र जो है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, उसकी ओर न्यूक्लियोफाइल आकर्षित होता है, अट्रैक्टेड होता है। तो अगर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा नेचुरली प्राकृतिक रूप से ऐसे कार्बन की ओर आकर्षित होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कार्बन तभी मिलेगा, तभी ये सिचुएशन, ये स्थिति आएगी जब जो कार्बन है वो एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव विद्युत ऋणी एटम के साथ जुड़ा हुआ हो। तो ऐसे जो सबस्ट्रेट हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित करेंगे। The nucleophile attacks the electron deficient carbon and the weaker nucleophile is replaced by stronger nucleophile। देखिए इस अभिक्रिया में, ऐसे रिएक्शंस में जो नाभिक स्नेही है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन की ओर पर आक्रमण करता है, और जो दुर्बल नाभिक स्नेही है वो प्रबल नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ये जो बातें हैं वो आमतौर पर हम जिंदगी में भी देखते हैं, अपनी लाइफ में भी देखते हैं। जो स्ट्रांग होता है उसकी जीत होती है, जो वीक होता है वो उसको निकल के जाना होता है। तो उसी तरह से जहाँ जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है वो आके कार्बन से जुड़ जाएगा, और जो वीकर न्यूक्लियोफाइल है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो लेकर है वो यहाँ से चला जाएगा। तो देखते हैं दीज रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के रिएक्शंस हैं, और जो एक है SN1 रिएक्शन और दूसरा है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के बारे में पहले पढ़ते हैं। SN रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और 1 जो है यूनिमोलिक्यूलर यानी एकल अणुक। S फॉर सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया था, N फॉर न्यूक्लियोफाइल हमने देख लिया था, और 1 जो यहाँ पर जुड़ा है वो है यूनिमोलिक्यूलर यानी एकल अणुक। इसका सीधा सीधा ताल्लुक है कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है यानी गति निर्धारक चरण है, उसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं, उस के अनुसार ये जो नंबर है 1 और 2 डिपेंड करता है। आप जानते हैं कि एक हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए होता है और एक हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में। तो क्या रेट ऑफ द रिएक्शन, गति अभिक्रिया की गति केवल सबस्ट्रेट पे या मॉलिक्यूल के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर निर्भर करती है, या न्यूक्लियोफाइल पे निर्भर करती है, या दोनों पे निर्भर करती है? किस पे निर्भर करती है और कितने मॉलिक्यूल्स पे निर्भर करती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये 1 या फिर 2। तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ओनली। तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट मैंने पहले लेक्चर में आपको, सेकेंड लेक्चर में आपको बोल दिया था रिएक्शन मैकेनिज्म के, फर्स्ट वीडियो थी उसमें आपने देख लिया था। सबस्ट्रेट वो कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल होता है जो प्रोडक्ट में नया बंध बनाता है, तो नए बंध में जो कार्बन जो मॉलिक्यूल देता है उसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कहते हैं। तो SN1 रिएक्शन रेट जो उसकी जो गति है, SN1 की गति वो केवल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है, इसीलिए ये 1 है, क्योंकि एज द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन 1 मॉलिक्यूल, सो द नेम यूनिमॉलिक्यूलर। क्योंकि जो रेट है रिएक्शन की गति है इस अभिक्रिया की, वो निर्भर करती है केवल एक मॉलिक्यूल के सांद्रता पर, एक मॉलिक्यूल की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसीलिए इसे एकल अणुक या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। SN1 रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये प्रथम कोटि का रिएक्शन है। प्रथम कोटि का इसलिए है क्योंकि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसका जो पावर है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है SN1 रिएक्शन। इट इज़ अ 2 स्टेप मैकेनिज्म, ये 2 चरणों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। तो पहला जो स्टेप है, पहला चरण है, वो देख लेते हैं। In this step, the leaving nucleophile goes out as an ion and a carbonium ion intermediate is formed. इस पहले स्टेप में जो कि एक गति निर्धारक चरण है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, R से रेट, D से डिटरमिनिंग यानी निर्धारक, और S से स्टेप यानी चरण। तो गति निर्धारक चरण है ये, क्योंकि ये स्लो है और चाहे बाकी रिएक्शन कितनी भी फास्ट हो, जब तक जो स्लो स्टेप पूरा नहीं होगा रिएक्शन पूरी नहीं होती है। इसीलिए स्लो स्टेप को या सबसे धीमी गति के चरण को रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहा जाता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, जो कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, इसमें जो है जो न्यूक्लियोफाइल है, निष्कासित होने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो निकल जाता है और कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती का निर्माण होता है। देखिए ये हमने अल्काइल हैलाइड के रूप में ये सबस्ट्रेट हमने लिया है। हेलोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता की हमने तुलना की तो इसी वजह से हेलोजन के ऊपर डेल्टा माइनस और कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस है। स्लो स्टेप में स्लो आयनाइजेशन के द्वारा ये कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती और निष्कासित होने वाला न्यूक्लियोफाइल निकल गया और कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती बना फर्स्ट स्टेप के आखिर में। तो अगर हम इसको टेट्राहेड्रल के कार्बन के हिसाब से लेते हैं, क्योंकि हमने सैचुरेटेड, देखिए SN1 रिएक्शन हम सैचुरेटेड कंपाउंड में पढ़ रहे हैं, संतृप्त यौगिक में पढ़ रहे हैं, और टेट्राहेड्रल कार्बन यहाँ पर है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इसमें से किसी पोलर सॉल्वेंट यानी ध्रुवीय विलायक के प्रेजेंस में धीरे से धीमी गति से ये जो है कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटता है और Br- निकलता है। फलस्वरूप जो ये कार्बन है sp3 से ये यहाँ sp2 होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड में चेंज हो जाता है। इसको करेक्ट करके sp2 लिखिएगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड में ये चेंज हो जाता है और प्लानर टेट्राहेड्रल से प्लानर कार्बन जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये जो निकल गया वो न्यूक्लियोफ्यूज है और जो मध्यवर्ती बना वो है कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने जब आप नोट्स बनाते हैं तो। इन दिस स्टेप sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल कार्बन चेंजेस टू प्लानर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इस स्टेप में प्रथम चरण में sp3 से जो कि टेट्राहेड्रल है उससे sp2 जो कि प्लानर है, समतलीय है, उसमें ये कार्बन परिवर्तित हो जाता है। इन दिस स्टेप This step is helped by polar solvents which stabilizes the carbonium ion intermediate। तो ये देखिए एक और चीज़, 2 चीज़ मैं इकट्ठे आपको बता देती हूँ, उसको एक्सप्लेन करते हैं बाद में। Molecules which have steric endurance show SN1 mechanism because steric endurance is reduced by carbonium ion formation। अब देखें, इसको समझ लेते हैं दोनों बातों को। पहले कि ये जो टेट्राहेड्रल कार्बन है इसमें 4 समूह जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4। तो ये तीनों 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसमें से एक निकल के जाता है। अगर यहाँ भीड़ ज़्यादा है, धक्का मुक्की किसी घर में ज़्यादा होती है, कमरे में ज़्यादा होती है या किसी स्थान पे ज़्यादा होती है, आप चाहते हैं कि एक जना यहाँ से निकल जाए, जैसे जैसे निकलेंगे वैसे वैसे थोड़ी जगह मिलेगी और स्टेबिलिटी आएगी। सेम टू सेम कार्बन का मॉलिक्यूल महसूस करता है। अगर बड़े बड़े समूह इसके ऊपर लगे हुए हैं, वो चाहता है कि अगर ये ब्रोमो ग्रुप अपने या निष्कासित होने वाला समूह अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहता है तो जाए। तो ये बात है स्टेरिक हिंडरेंस वाली। त्रिविम बाधा अगर ज़्यादा है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है वो SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि एक ग्रुप के निष्कासित होने पर यहाँ त्रिविम बाधा की कमी आ जाती है, स्थायित्व बढ़ता है त्रिविम बाधा के संदर्भ में। इन रेफरेंस विद रेफरेंस टू स्टेरिक एंडोरेंस स्टेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो है STERIC स्टेरिक एंडोरेंस ज़्यादा है, यहाँ पर स्टेरिक एंडोरेंस कम है। तो एक तो ये बात जिसकी वजह से ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से आयन बनाने में आता है। दूसरी बात देखिए, जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, लेकिन ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये अपने आप आयन क्यों बनाएगा? ये आयन इसलिए बनाएगा, देखिए एक जो अपनी ज़िंदगी के प्रिंसिपल होते हैं, ज़िंदगी में जो जो चीज़ें होती हैं लगभग वही चीज़ें ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी होती हैं। तो उस प्रकार से आप याद रखिए, देखिए इस प्रकार से इसको समझिए। ये पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक साइड में प्लस और एक साइड में माइनस है। इस तरह से वो
पोलर है, मतलब इसके एक मॉलिक्यूल के एक सिरे में प्लस चार्ज है, एक सिरे में माइनस चार्ज है। तो ऐसा जो मॉलिक्यूल होगा ये घर के बेदी की तरह कार्य करता है। मान लीजिए घर में कोई अशांति हो रही है, कोई खींचातानी कर रहा है और अपने बल पर वो कोई सामान लेके जाना चाहता है या रिश्ते अपने तोड़ के जाना चाहता है अपने फ़ायदे के लिए। ऐसे में कुछ दोस्त, कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जो उसको भड़काते हैं, कहते हैं आजा आजा हमारे पास। तो उसका मतलब ये तोड़ के संबंध आ जा, तो उसका मतलब ये अगर अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाह रहा है तो पोलर सॉल्वेंट का जो प्लस जो ध्रुव है, जो प्लस पोल है, पॉजिटिव पोल है, वो इसको मदद करता है। तो इसमें यहाँ नेगेटिव पोल भी है। तो इस तरह से जो पोलर सॉल्वेंट है वो घर की बेदी की तरह या इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये अपने पॉजिटिव पोल के द्वारा इसको आकर्षित करके यहाँ से निकाल लेने में मदद करते हैं। उसी तरह से ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन इसमें कमी आने लग जाती है, क्योंकि इसका बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर Br माइनस जा रहा है। घर में भी अगर इस तरह से तोड़फोड़ होती है, बंद रिश्ते टूटते हैं, तो कुछ पड़ोसी, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, वो कहते हैं चलो वो चला गया, हम तो तेरे पास हैं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, दुखी मत हो। इस तरह से जो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी या जिसमें रिश्ते जो टूट गए हैं उनको संभालने के लिए जो दूसरे रिश्तेदार या दोस्त या जानकार लोग आ जाते हैं। उसी तरह से जो यहाँ पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है कार्बन के ऊपर, उसको संभालने के लिए जो नेगेटिव पोल्स हैं, नेगेटिव पोल विलायक के, वो इसकी चारों ओर आ जाते हैं कार्बोनियम आयन के। मैं दोबारा इसको ठीक तरह से दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पॉजिटिव पोल कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो पोलर विलायक के जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इसके आसपास आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो है दूर हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो सॉल्वेंट है, विलायक हैं, वो इस प्रकार से इसको सहायता करते हैं बॉन्ड को तोड़ने में। आप चाहें तो इस प्रकार का एक साफ सुथरा डायग्राम यहाँ बीच में बना सकते हैं और दिखा सकते हैं कि इस तरह से कार्बोनियम आयन का स्थायित्व होता है, इसको मदद की जाती है स्टेबल रहने में, और Br माइनस की मदद की जाती है यहाँ से निकल जाने में, क्योंकि जो पोलर सॉल्वेंट हैं उसके जो पॉजिटिव पोल्स हैं वो न्यूक्लियोफाइल की ओर आते हैं और उसके जो नेगेटिव पोल्स हैं वो कार्बन के चारों ओर उसको घेर लेते हैं। इस तरह से उसको सहायता करते हैं, मदद करते हैं स्टेबलाइज होने में और मदद करते हैं ये CBr बॉन्ड को तोड़ने में। तो आप अपने आप ही नहीं टूट जाता कोई भी बंध, अपने आप ही रिश्ता कोई टूट नहीं जाता, कुछ बाहर वालों की भी मदद होती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पोलर सॉल्वेंट की भी मदद हो रही है कि वो इस बंध को तोड़े। तो ये है मैकेनिज्म इस चीज़ का कि पोलर सॉल्वेंट जो है इसको मदद करते हैं, हेल्प करते हैं टू ब्रेक द बॉन्ड। यहाँ जो प्लस चार्ज है इसके चारों ओर माइनस चार्ज वाले पोल आ जाएंगे और इसको चारों तरफ से माइनस से घेर के इसको स्टेबलाइज करेंगे। उसी तरह से प्लस चार्ज वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रोमीन जो मॉलिक्यूल ब्रोमाइड आयन जो निकल के यहाँ पर आ गया है, उसको जो प्लस चार्ज से वो सॉल्वेंट चारों तरफ से घेर के स्टेबलाइज करेंगे। यही वजह है कि एक न्यूट्रल स्टेबल मॉलिक्यूल जो कि यहाँ था, एक स्टेबल मॉलिक्यूल, वो टूटकर इस तरह से आयन्स देता है और कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती बनता है। स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 एक फास्ट स्टेप है। इस स्टेप में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बोनियम आयन। इस स्टेप में जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है वो कार्बोनियम आयन पर तीव्र गति के साथ रिएक्ट करता है, दो विपरीत दिशाओं से अटैक करता है और जिससे हमें दो विपरीत अभिविन्यास या कॉन्फ़िगरेशन वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मिलते हैं। दोनों तरफ से अटैक करने की 50-50 चांसेस हैं, तो 50-50% दो विपरीत विन्यास वाले, अभिविन्यास वाले, दो ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाले प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। बोथ साइड अटैक इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए, इन दिस स्टेप द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द प्लैनर कार्बोनियम आयन। ये समतलीय कार्बोनियम आयन है और समतलीय कार्बोनियम आयन पे एक p ऑर्बिटल होता है, p और p ऑर्बिटल। उस p ऑर्बिटल के दोनों दिशा से बंध बन सकता है। अटैक ऑन द कार्बोनियम आयन में टेक प्लेस फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ p और p ऑर्बिटल ऑन कार्बन। दोनों दिशाओं से, p और p ऑर्बिटल के दोनों दिशाओं से आक्रमण हो सकता है, जिससे कि हमें
दो मिरर इमेज या एनांशियोमर उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। ये देखिए, ये प्योर पी ऑर्बिटल है और आक्रमणकारी नाभिक्स नहीं है। जो अगर इस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाए तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, और यदि ये इस तरफ से आक्रमण करे तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो निष्कासित होने वाला समूह जो पहले बी आर इसमें से निकल के गया था, वो अगर इस साइड से निकल के गया था, और ये अगर कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन यानी इस पे सभी जो जुड़े हुए एटम्स जो ग्रुप्स हैं वो सारे एक दूसरे से भिन्न है, तो ये कायरल सेंटर है। और तो कायरल सेंटर से ये कार्बोनियम आयन बना, और उस कार्बोनियम आयन में दो विपरीत दिशाओं में आक्रमण हुआ। जहाँ से बी आर गया था यहाँ से, तो यहाँ से तो जुड़ेगा ही, उसके विपरीत दिशा से भी जुड़ेगा वो यहाँ पर। तो आक्रमणकारी नाभिक नहीं, दोनों साइड से जुड़ा, तो 50-50 चांसेस बने हैं। और मिरर इमेजेस हैं ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं, और इसीलिए उनको इनैंशियोमर या प्रतिबिंब रूप या मिरर इमेज कहा जाता है। तो 50-50 चांसेस हैं। अब देखिए कि अगर ये आप सोचते हैं कि अगर मान लो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ठीक है, तो ये जो बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो 50% तो जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे और 50% लीवो रोटेटरी होंगे। तो 50% जो है प्रकाश का, जो समतल ध्रुवित प्रकाश का राइट हैंड साइड में घूर्णन करेंगे, और 50% मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रकाशिक जो गुण दिखाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाते हैं, समावयवता, उसमें वो जो समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन वाम दिशा की ओर दिखाएंगे, कुछ दक्षिण दिशा की ओर। 50% दक्षिण और 50% वाम, यानी 50% राइट हैंड साइड रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेशन, 50% लीवो रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन लाइट का दिखाएंगे। तो इस तरह से हमें जो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय है, तो हमें 50% ये और 50% ये यानी मिश्रण मिलेगा। उसमें उसका टोटल जो ऑप्टिकल रोटेशन वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, तो इसीलिए SN1 को रेसिमाइजेशन भी कहा जाता है। तो देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री जो हम आप रिएक्शन की लिखेंगे, आप स्टीरियो केमिस्ट्री जैसे ही लिखते हैं तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म या जो उत्तर है बहुत एक्सेलेंट माना जाता है। तो देखिए, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हैज़ 50% चांसेस ऑफ अटैकिंग द कार्बोनियम आयन फ्रॉम द साइड ऑफ लीविंग ग्रुप, and 50% chances of attacking from the opposite side। तो आक्रमणकारी का 50% चांस है जहाँ से निष्कासित होने वाला समूह गया, और 50% चांसेस है कि उसके विपरीत दिशा से वो आक्रमण करे। अंडर आइडियल कंडीशंस, अगर सब सारे कंडीशंस सही समान रहे, ठीक ठाक कंडीशंस जो हैं, आइडियल कंडीशंस जो हैं, उसमें जो है 50% प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स और मिरर इमेजेस ऑफ द अदर 50% मॉलिक्यूल। जो बैलेंस्ड कंडीशन होता है उसमें 50% और 50% आपस में एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं मॉलिक्यूल्स। ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट्स के रेसिमिक प्रोडक्ट, उसका अर्थ ये है कि अगर ये प्रकाशिक सक्रिय है तो वो एक रेसिमिक मिक्सचर प्रदान करेगा, क्योंकि 50% जो है उसी वही आइसोमर बनेंगे, और 50% मॉलिक्यूल्स विपरीत ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हुए ऑपोजिट जो घूर्णन वाले मॉलिक्यूल्स का निर्माण उत्पाद के रूप में करेंगे। इसी कारण से SN1 रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन रिएक्शन। इसी कारण से SN1 रिएक्शन को रेसिमीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उम्मीद है आपको आज का जो इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। फिर भी अगर बार बार देखने के बाद रिपीट करके देखिए, शांति से इसको नोट्स बनाइए, फिर भी अगर समस्या आए तभी मुझे आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बट इन एनी वेज, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।